भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को देश विदेश से दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कला जगत की अपूर्णीय क्षति। सम्मान में 7 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को 1 घंटे के लिए किया गया स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा की राष्ट्र को समर्पित। 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की मूर्ति के अनावरण पर प्रधानमंत्री ने कहा, समानता, ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है ये प्रतिमा। दिल्ली प्रवास के दौरान असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात। सदन की प्रक्रियाओं और विधायी कामकाज पर हुई चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हर प्रतिनिधि का दायित्व। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री एम अनंत शयनम अयंगार जी को श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, विराट व्यक्तित्व के धनी एम.ए. अयंगार ने लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में दिया अहम योगदान। रहे न रहे हम महका करेंगे। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर दुनिया से अलविदा कह गईं। राजकीय सम्मान के साथ लता दीदी का अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। पूर्व राज्यसभा सांसद लता मंगेशकर को संसद के दोनों सदनों में भी श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लता जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लता दीदी जैसा कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेता है। वो असाधारण व्यक्तित्व की धनी थी। उनकी आवाज सदा के लिए बंद हो गई, लेकिन हमेशा अमर रहेगी, अनंत काल तक गूंजेगी। संसद में विश्व प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के निधन के अगले दिन 7 जनवरी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लता मंगेशकर के निधन से देश स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि लता जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो गीतों के साथ खुद को जोड़ लेती थी और उनके गाए गीत यादगार बन जाते थे। In the passing of Lata Mangeshkar ji, the country has lost a legendary playback singer, a compassionate human being, and a towering personality in the world of Indian music and film industry. Her passing away indeed marks an end of an era and has created an irreparable void in the world of music. लता मंगेशकर नवंबर 1999 से नवंबर 2005 तक राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी रहीं। खास बात यह है कि लता मंगेशकर जी ने सांसद रहते हुए कभी भी वेतन नहीं लिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को याद करते हुए कहा कि उनके योगदान से देश की सांस्कृतिक विरासत और एकता को मजबूती मिली। उनकी आवाज ने देश को इतने लंबे समय तक मंत्रमुग्ध रखा और प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में हमेशा याद रखेंगी। उनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। इतने लंबे काल तक जिनकी आवाज ने देश को मोहित किया, देश को प्रेरित भी किया, देश को भावनाओं से भर दिया और एक अहर्निश सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करते हुए और देश की एकता को भी करीब 36 भाषाओं में उन्होंने गाया। ये अपने आप में भारत की एकता और अखंडता के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण है। मैं आज आदरणीय लता दीदी जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। 7 जनवरी को लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लता मंगेशकर के निधन का उल्लेख किया। सदस्यों ने कुछ क्षणों का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नवंबर 1999 से नवंबर 2005 तक उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान की। सेवा भाव भी लता जी ने लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की। इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए
अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में अपनी ओर से तथा सभा की ओर से दिवंगत पुण्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिवार परिजनों और उनके प्रशंसकों के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि स्वर कोकिला के निधन से स्वतंत्रता के 75वें साल में भारतीय संगीत उद्योग को अपूर्णीय क्षति हुई है। 1997 में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में लता मंगेशकर के कार्यक्रम को याद करते हुए ओम बिरला ने कहा कि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में उनका गाया हुआ गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमेशा हमारी यादों में बना रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। माना जा रहा है कि लता दीदी की विदाई से संगीत की दुनिया का एक युग खत्म हुआ। महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। ताउम्र संगीत की साधना करते हुए उन्होंने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए थे। लता जी के गायन ने भारतीय सिनेमा में अनगिनत फिल्मों को संजीवनी दी और कालजयी बना दिया। राष्ट्रभक्त लता जी ने जनवरी 1963 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में एक देशभक्ति गीत गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इस गीत में उन्होंने सारे देश की पीड़ा को पिरो दिया, लोगों को भावुक कर दिया और फिर उठ खड़े होकर चलने का हौसला दिया। लता जी का आखिरी एल्बम 2004 में फिल्म वीर ज़ारा के लिए था, पर राष्ट्रभक्त लता जी ने अपना अंतिम गीत भारतीय सेना और राष्ट्र को समर्पित किया था। मयूरेश पै द्वारा रचित सौगंध मुझे इस मिट्टी की 30 मार्च 2019 को रिलीज किया गया था। भारत रत्न लता मंगेशकर जी को संसद टीवी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में स्थापित की गई है, जिन्होंने धार्मिक निष्ठा, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। प्रधानमंत्री ने बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा की स्थापना को संयोग बताते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है, जो न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को और भी मजबूत करेगी। जिसके मनीषियों ने ज्ञान को खंडन, मंडन, स्वीकृति, अस्वीकृति इससे ऊपर ही उठा करके देखा, स्वयं उससे ऊपर उठे, दिव्य दृष्टि से उस विवाद को देखा। हमारे यहां अद्वैत भी है और द्वैत भी है, और इन द्वैत अद्वैत को समाहित करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत भी हमारे लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री विश्वक्सेन ईस्ट यज्ञ की पूर्णाहुति में भी शामिल हुए। यह संकल्पों और लक्ष्यों की पूर्ति का यज्ञ होता है।
प्रधानमंत्री ने इस यज्ञ के संकल्प को देश के अमृत संकल्पों की सिद्धि के लिए समर्पित किया और इस यज्ञ का फल 130 करोड़ देशवासियों के सपनों के लिए अर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भारत के मनीषियों की परंपरा का जिक्र किया, जिन्होंने ज्ञान को खंडन, स्वीकृति, अस्वीकृति से ऊपर उठकर देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामानुजाचार्य ने दबाव, अंधविश्वास के दौर में समाज में सुधार के लिए समाज को भारत की असली विचार से परिचित करवाया और भेदभाव वाली सोच से परे भगवान राम के जटायु के अंतिम संस्कार किए जाने वाले संस्करण का भी जिक्र किया। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव, अर्थात संसार में जाति से नहीं गुणों से कल्याण होता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु श्री महापूर्ण जी ने एक बार दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संस्कार किया था। उस समय रामानुजाचार्य जी ने लोगों को भगवान श्री राम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार कर सकते हैं तो फिर भेदभाव वाली सोच का आधार धर्म कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामानुजाचार्य को भारत की एकता और अखंडता के एक प्रदीप्त प्रेरणा बताया। उनका जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत पर है। प्रधानमंत्री ने तेलुगु फिल्म उद्योग के गौरवशाली योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी हैं और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे। रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ति मार्ग में उतना ही महत्व दिया। आपको बता दें कि यह प्रतिमा पंचधातु से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है और यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। इस परिसर में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर, एक शैक्षिक दीर्घा है जो श्री रामानुजाचार्य जी के कार्यों की जानकारी देते हैं। प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी। कार्यक्रम के दौरान श्री रामानुजाचार्य की जीवन यात्रा और शिक्षाओं पर 3D प्रेजेंटेशन मैपिंग का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के चारों ओर बने 108 दिव्य देशम की परिक्रमा भी की। श्री रामानुजाचार्य ने राष्ट्रीयता, लिंग, नस्ल, जाति या पंथ की परवाह किए बिना हर इंसान को समान मानने की भावना के साथ लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया था। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन श्री रामानुजाचार्य की वर्तमान में चल रही 1000वीं जयंती समारोह के तहत 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में ICRI SAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बसंत पंचमी का पावन पर्व ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा करने का विशेष महत्व है और ICRI SAT का आधार ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, इन्वेंशन ही है। इसलिए इस अवसर का महत्व और बढ़ जाता है। अब अपनी खेती को डाइवर्सिफाइड करने के लिए
अपने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए बीमारियों और कीटों से अधिक सुरक्षा देने वाली रिजिलिएंट वैरायटीज पर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। साथियों, इक्रिसेट, आईसीएआर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक और इनिशिएटिव पर काम कर सकता है। ये क्षेत्र है बायोफ्यूल का। आप तो स्वीट सोरगम उस पर काम करते रहे हैं। आप ऐसे बीज तैयार कर सकते हैं जिससे सूखा प्रभावित किसान या कम जमीन वाले किसान अधिक बायोफ्यूल देने वाली फसलें उगा सके। पीएम मोदी ने ICRI-SAT के गोल्डन जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस संस्थान ने 5 दशकों में अपने अनुभव के साथ भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। अभी मैंने जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले देखा उसमें इक्रिसेट के प्रयासों की सफलता नजर आती है। पानी और मिट्टी का मैनेजमेंट हो, क्रॉप वैरायटी और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में सुधार हो, ऑन फार्म डायवर्सिटी में बढ़ोतरी हो, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो, ये होलिस्टिक अप्रोच निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है। प्रधानमंत्री ने भारत सहित दुनिया के बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद करने में ICRI-SAT के योगदान के लिए संस्थान की सराहना की। पानी और मिट्टी के प्रबंधन, फसल की विविधता में सुधार, खेत की विविधता और पशुधन के बीच समन्वय कायम करने में उसके योगदान की भी सराहना की। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत अहम है। उन्हें सब प्रकार की मदद देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। खेती में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकालकर बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने का पोटेंशियल है। ये अमृतकाल कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में खेती करने वाले किसानों को कठिनाइयों से बाहर निकालने के नए माध्यम भी मुहैया कराएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट का भी आह्वान किया है, एक ऐसा आंदोलन जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रत्येक शख्स को जलवायु से जोड़ता है। साथ ही भारत ने 2070 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की है और अब समय अगले 25 सालों के लक्ष्य तय करने और उन्हें पूरा करने का है। लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस लाइफ मिशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। उसी प्रकार से प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हर कम्युनिटी को, हर इंडिविजुअल को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सरकार के एक्शंस में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजट में क्लाइमेट एक्शन को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है। ये बजट हर स्तर पर, हर सेक्टर में ग्रीन फ्यूचर के भारत के कमिटमेंट्स को प्रोत्साहित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान देश के उन 80% से ज्यादा छोटे किसानों पर है जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लाइमेट चेंज
वैसे तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो विकास की सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान हैं और भारत में 80-85% किसान छोटे किसान हैं। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में प्राकृतिक खेती और डिजिटल एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया है। एक तरफ हम मोटे अनाज का दायरा बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, केमिकल फ्री खेती पर बल दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोलर पंप से लेकर किसान ड्रोन तक आधुनिक टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा पर भी फोकस कर रहे हैं। सेमी एरिड क्षेत्रों के लिए हमें मिलकर किसानों को जोड़कर सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन सिस्टम का निर्माण करना होगा। अपने अनुभवों को ईस्ट और साउथ अफ्रीका के देशों के साथ शेयर करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना ही नहीं है। आज भारत के पास सरप्लस फूड ग्रेन है, जिसके दम पर हम दुनिया का इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहे हैं। अब हम फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं। इसी विजन के साथ बीते 7 सालों में हमने अनेक बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज का विकास किया है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि इनोवेटिव माइंड्स की मदद से, पीपल्स पार्टिसिपेशन से और सोसाइटी के कमिटमेंट से हम एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और किसानों का जीवन बेहतर बनाने में और ज्यादा समर्थ होंगे। असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। बिस्वजीत दैमारी की दिल्ली प्रवास के दौरान ये मुलाकात संसद भवन के लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय में हुई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष और असम विधानसभा के अध्यक्ष ने सदन की नियम प्रक्रियाओं पर चर्चा की। साथ ही सदन के संचालन को सहज बनाने को लेकर भी बातचीत हुई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्यवाही के दौरान सदन में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। इस बाबत सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने आचरण और व्यवहार से सदन की गरिमा और बढ़ाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में विधायी कामकाज की रूपरेखा स्पष्ट होना और दायित्वों के निर्वहन के साथ विधानसभाओं और सदन का सम्मान करना हर प्रतिनिधि का दायित्व है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री एम अनंत शयनम अयंगार जी को श्रद्धांजलि दी। श्री एम अनंत शयनम अयंगार जी की जयंती के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में उनका अहम योगदान रहा है। सार्वजनिक जीवन में अयंगार जी का विराट व्यक्तित्व प्रेरणादायी है और उनके आचरण और कार्य पद्धति अनुकरणीय है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सहित कई संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अयंगार जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। एम अनंत शयनम अयंगार जी की जयंती के मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष रहे M.A. अयंगार स्वतंत्रता सेनानी और उत्कृष्ट सांसद थे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। बीते दिनों संपन्न हुई संसदीय समितियों की बैठक पर नजर डालें तो 3 फरवरी 2022 को प्राक्कलन समिति की बैठक हुई।
3 फरवरी 2022 को ही वित्त संबंधी समिति, विशेषाधिकार संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं 4 फरवरी 2022 को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों की समिति की बैठक हुई। 7 फरवरी 2022 को सदन पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र संबंधी समिति की बैठक हुई। 7 फरवरी 2022 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मामलों की समिति की बैठक हुई। वहीं 8 फरवरी 2022 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक हुई। 8 फरवरी 2022 को जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक हुई। वहीं 8 फरवरी 2022 को ही पार्लियामेंट की एनेक्सी बिल्डिंग में ही लोक लेखा संबंधी समिति की बैठक भी संपन्न हुई।